हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? क्या चल रहा है? आज बहुत टाइम बाद क्लास हो रही है जो कि है आपके फूड्स एंड न्यूट्रिशन की। ऑब्वियसली मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास इसलिए है क्योंकि कुछ आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिनके बारे में आपसे मैं बात करूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने काफ़ी कुछ ड्रॉ किया है, काफ़ी कुछ आपको बताना है आज मुझे। और ये फूड्स एंड न्यूट्रिशन का क्लास रहेगा, आहार एवं पोषण का क्लास रहेगा और एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगा। आपके एग्जाम के लिए भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा और आने वाले एग्जाम्स में भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोग मेरे साथ लाइव चैट में कनेक्ट कर लीजिए, मुझे ज्वाइन कर लीजिए, मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। होम साइंस प्लेनेट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे पोल्स बनते हैं टॉपिक वाइज, उन्हें करिए, उन्हें सॉल्व करिए और अपना परसेंटेज देखिए आप कहाँ पर हैं। बच्चे इतने सारे स्टूडेंट्स पोल्स बनाते हैं और बहुत ऑसम पोल बनाते हैं। आप भी वहाँ पर अपना योगदान दीजिए, आप भी उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का टॉपिक है फूड्स एंड न्यूट्रिशन से और आज ये मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास इन द सेंस की कुछ लंबी क्लास चलेगी, कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिव मी अ सेकेंड स्टूडेंट। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास मैं स्टार्ट करूंगी आपसे मूफा और पूफा से। यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके मूफा एंड पूफा। आप सब जानते हैं कि मूफा और पूफा क्या है, ठीक है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको पता है। अभी हाल ही में बहुत लेटेस्ट आपके हरियाणा में टीजीटी स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ था। वो केवल वही बच्चे दे सकते थे जिन्होंने आई थिंक हरियाणा टेट पास किया हुआ है, और कोई नहीं दे सकता था, ठीक है। उसकी बात भी हुई थी, तो अभी उसकी आंसर की आई है और आंसर की में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। मैं वो क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करूंगी टेलीग्राम पर, हालांकि मैं यहीं बता देती हूँ। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हेल्दियर फैट है या स्वस्थकर वसा है, मतलब हेल्दी फैट है। और ऑप्शंस में है संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, दैन मूफा, दैन पूफा। उन्होंने चारों ऑप्शंस में दिए हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड की और आपके अनसैचुरेटेड की, ठीक है। अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करते हैं, संतृप्त वसा की और असंतृप्त वसा की बात करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि असंतृप्त वसाएं जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, वो हेल्दी होती हैं। वो हेल्दी क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि पहली बात, ये आपके लिक्विड फॉर्म में होती हैं, ठीक। दूसरी बात, इनमें जो होता है आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जितने भी आपके आवश्यक वसीय अम्ल हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, वो भी सब आपके अनसैचुरेटेड में आते हैं, ठीक है। संतृप्त वसाएं भी लेनी चाहिए, लेकिन संतृप्त वसाओं को आपके गुड नहीं माना जाता, क्योंकि ये आपके जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। देन आपके ये जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उसमें जाकर के जमा हो जाते हैं। तो सैचुरेटेड फैट आपके अच्छे नहीं माने जाते, अनसैचुरेटेड फैट्स को अच्छा माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस में उन्होंने मूफा भी लिखा है और आपके पूफा भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर नॉट म्यूफा एंड प्यूफा, ठीक है। बहुत से लोग इन्हें म्यूफा एंड प्यूफा बोलते हैं। इज मूफा एंड पूफा, नॉट म्यूफा एंड प्यूफा, ठीक है। तो इसको प्रोनाउंस करिए सही से, मूफा एंड पूफा। तो उन्होंने ये चार ऑप्शन दिए हैं और जहां पर उन्होंने सबसे स्वस्थकर वसा जो आंसर है वो मूफा को दिया है। नॉर्मली जनरली जब हम लोग पढ़ते हैं, हमारी जो बुक्स हैं उसमें, आज आप कोई भी बुक देख लीजिए उठा करके, किसी भी बुक में मूफा और पूफा का आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। कहीं भी आप देख लीजिए, मैंने बहुत सारी फूड्स की बुक्स देखी हैं, एक्सेप्ट बीसी लक्ष्मी जी की बुक्स को छोड़ के, उनकी बुक में मुझे ही ये डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिला। लेकिन उन्होंने भी एग्जैक्टली ये चीज नहीं बताई है कि कौन से बेस्ट है। एग्जैक्ट एक लाइन में उन्होंने नहीं लिखा है कि भाई मूफा और पूफा में कौन से बेस्ट है। हम सब जनरली पूफा को बेस्ट बोलते हैं कि भाई, और पूफा बेस्ट है भी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हेल्दियर जो फैट है वो आपके मूफा आंसर दिया है आयोग ने, हरियाणा आयोग ने, और ये सही आंसर दिया है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों सही आंसर दिया है, और ये आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि
ये छोटे छोटे से क्वेश्चन, ये फाइन सी चीज़ें जो हैं ये एग्जाम में नंबर कट जाते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स से कटे भी होंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स का सही भी होगा, लेकिन अब हम इसकी बात करेंगे ताकि आगे एग्जाम्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जनरली हम पूफा को लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है ये आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई इससे जो है हार्ट रेट, जो हार्ट डिजीज़ हैं वो कम होती हैं, ये इसेंशियल होते हैं। लिनोलेक, लेनोलेनिक, EPA, DHA, जो जितने भी ओमेगा 3, ओमेगा 6 ये बहुत अच्छे होते हैं बॉडी में लेना, ओमेगा 3 तो बेस्ट होते हैं। तो ये सब पूफा है, इसलिए हम जनरली पूफा को आंसर कर देते हैं, बट आयोग ने मूफा माना है और इसका रीज़न भी है मूफा का, वो मैं रीज़न आपको बताती हूँ। क्या रीज़न है कि मूफा हेल्दी फैट्स हैं, और जो मतलब मूफा और पूफा में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो मूफा हेल्दी है, स्वस्थ बसा है। लेकिन अगर आपसे वहीं पर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि इसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से हैं, मूफा और पूफा में से इसेंशियल कौन है, आवश्यक कौन है, तो वो पूफा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आज इसी की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन आया है इसको मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करती हूँ और इसका रीज़न भी बताती हूँ कि वाई मूफा आर हेल्दियर दैन पूफा। चलिए देखिए, पहले तो मेरा डस्टर और मैं इसको रब करती हूँ। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वस्थकर वसा है, और ये ऑप्शंस हैं उसमें। देखिए, मूफा जो होते हैं स्टूडेंट्स, आपको जनरली किसी भी बुक में ऐसे पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा कि मूफा बेस्ट होते हैं, मूफा अच्छे होते हैं। डिस्क्रिप्शन तक नहीं है बुक्स के अंदर। ये मैं बिल्कुल अच्छे से बोल रही हूँ, किसी भी बुक को आप उठा के देख लीजिए, किसी भी राइटर की बुक को कहीं भी डिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगा, और अगर है थोड़ा बहुत भी तो जनरल चीज़ें लिखी हुई हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है कि भाई मूफा क्या है, पूफा क्या है, या बस सिंपल ये असंतृप्त वसाएं हैं। सिंपल इतनी सी चीज़ें लिखी होती हैं, और ये कि इसेंशियल फैटी एसिड्स जो है वो आपके लिनोलेक, लिनोलैनिक एंड एराकिडोनिक है। EPA, DHA तक का नाम नहीं है बुक के अंदर, लेकिन आजकल आप देखिए EPA, DHA से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल हम यहाँ बात करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल से पढ़ा है नेट में, और इसके अलावा मैंने BC लक्ष्मी जी की जो बुक है उससे भी पढ़ा, उस बुक से जाना, और फिर आज मैं आपको इसका बताती हूँ मूफा क्यों हेल्दियर माने जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मूफा का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई है, सब हायर मेल्टिंग पॉइंट है, हायर मेल्टिंग पॉइंट है। पूफा का मेल्टिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू मूफा जो है वो कम है, मेल्टिंग पॉइंट कम है पूफा का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपके कम है, और मूफा का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपके हाई है। सबसे पहला पॉइंट तो आपके यही आता है। दूसरा पॉइंट जो ये अब आप देख रहे हैं, ये एक मेडिटेरेनियन डाइट है, नॉट मेडिटेरियन डाइट, इट इज मेडिटेरेनियन डाइट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाइट चार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइट प्लान है, और ये बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंट आपके डाइट प्लान है, जो कि जनरली यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ये क्या है मैम? ये एक डाइट है, द ट्रेडिशनल मेडिटेरेनियन डाइट है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो वहाँ के लोग हैं, जो आपके यूरोप के कंट्रीज के लोग हैं, वो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए इस डाइट का कंज्यूम करते हैं, इस डाइट को यूज़ करते हैं। ये क्या डाइट है? इस डाइट में जो लोग हैं, जो डाइट कंज्यूम करते हैं, वो ज़्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, शुगर्स का यूज़ नहीं करते। इनकी डाइट में जो मेजर पोर्शन होता है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होता है, स्पेशली GLV, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। इसके अलावा लेग्यूम्स का होता है, चीज़ है, योगर्ट है, बीन्स है, इन सब चीज़ों का ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस डाइट को समझेंगे। हम इस डाइट को क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि इसका संबंध आपके मूफा के साथ है, इसलिए मैं आपको इस डाइट को समझा रही हूँ। इसे ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि अब एग्जामिनर स्मार्ट हो गए हैं और क्वेश्चन बहुत स्मार्ट वे में बनते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखिए, और अच्छा क्वेश्चन पूछा है हरियाणा TGT स्क्रीनिंग में, बहुत बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ये जो आपके चार्ट है ये आपको क्या दिखा रहा है? यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट पर है फिजिकल एक्टिव। ये लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिव होते हैं, डेली फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जो भी योगा है, मेडिटेशन है, या एक्सरसाइज है, जुम्बा है, जो भी ये करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ये लोग डेली करते हैं। देखिए, जिसका सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन है इस डाइट
को जो लोग लेते हैं वो सबसे ज़्यादा फिजिकल एक्टिव होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले रहे हैं लेकिन आप दिन भर पड़े हैं, सो रहे हैं, आप बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिव नहीं है, तो वो कुछ भी आपके लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन देखिए, सबसे ज़्यादा पोर्शन में आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ये लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। सबसे ज़्यादा इनकी डाइट जो होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होती है। और इसमें जो फैट सोर्स होता है, जो वसा ये लोग यूज़ करते हैं, वो किसी भी तरीके का रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करते, कोई भी ट्रांस फैट यूज़ नहीं करते, ये वर्जिन ऑलिव ऑयल का यूज़ करते हैं, ये ऑलिव ऑयल का यूज़ करते हैं। और आप जानते हैं कि ऑलिव ऑयल जो है वो आपके मूफा का रिच सोर्स है। ऑलिव ऑयल आपके मूफा ओमेगा 9 का रिच सोर्स है ऑलिव ऑयल, ठीक है। इसके अलावा ये लोग लेग्यूम्स हैं, पल्सेस है, बीन्स है, इस सब का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, डेली यूज़ करते हैं। ये जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है डेली, मतलब ये पोर्शन ये लोग डेली खाते हैं, ठीक है। डेली आपने देखा भी होगा बहुत सारे, अगर आप ये शेफ़ वगैरह आप जैसे किचन कह रही हूँ, ऐसे खाना बनाने के प्रोग्राम्स देखते हैं तो आपने देखा होगा कि सब्जियां ली, बोल्स में मिक्स करी, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, और ऊपर से ऐसे ऑलिव ऑयल डाल दिया और फिर उसको कंज्यूम कर रहे हैं वो इसी डाइट में। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऑलिव ऑयल के साथ उन्होंने यूज़ करके ले लिया। तो मतलब जो फैट सोर्स है, मेनली ये लोग जो फैट कंज्यूम करते हैं इस डाइट में, मेडिटेरेनियन डाइट में, वो ऑलिव ऑयल का यूज़ करते हैं और कोई वसा का यूज़ ये लोग नहीं करते हैं, ठीक है। और ऑलिव ऑयल रिच सोर्स है आपके मूफा का, मूफा ओमेगा 9 का रिसोर्स है। इसके अलावा देखिए वीकली, हफ्ते में ये लोग किस चीज का यूज करते हैं, एग्स, पोल्ट्री, फिश, स्वीट्स, हफ्ते में ये लोग जो है, मतलब हफ्ते में एक बार ये लोग अंडा, फिश ये भी यूज करते हैं, ये भी खाते हैं। और महीने में देखिए, मंथली में जो है मीट का यूज करते हैं, मतलब बहुत अवॉइड करते हैं ये मीट वगैरह खाना, मांस वगैरह खाना। नॉन वेजिटेरियन डाइट्स को भी ज्यादातर ये लोग नहीं कंज्यूम करते। 6 से 8 गिलास पानी डेली, 6 ग्लास ऑफ वाटर डेली, 6 ग्लास ऑफ वाटर ये कंज्यूम करते हैं। वाइन मॉडरेट लेते हैं, मतलब जो वाइन वगैरह है वो भी ये कम अमाउंट में लेते हैं। पानी का अमाउंट इनका अच्छा होता है, फिजिकल एक्टिव होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा। और जो इनकी मेन डाइट है जिसको हम मेडिटेरेनियन डाइट बोलते हैं, उस डाइट में स्पेशल या कहेंगे जो लार्ज अमाउंट है वो किसका है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का है, फलों और सब्जियों का है, बीन्स का है, दालों का है, इन सब चीज़ों को बहुत यूज़ करते हैं। और स्पेशली जो फैट यूज़ करते हैं वो क्या है, वो ऑलिव ऑयल है, ठीक है। ऑलिव ऑयल मूफा जो है इनकी डाइट का मेन सोर्स है, ये बात ध्यान रखिएगा, मूफा। इसके अलावा इसका कंज्यूम ये लोग डेली करते हैं, मैंने बनाया है ये डेली लिखा है, डेली इस पोर्शन को ये लोग डेली खाते हैं, मतलब इनकी डाइट जो है वो डेली इसी पर बेस्ड है। हफ्ते में कभी ये लोग अंडा खा लेते हैं, पोल्ट्री है, फिश है, मतलब जो भी आपके सी फूड होते हैं या अंडा वगैरह है वो लोग ये वीकली में ले लेते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें थी, मैं लिख नहीं सकती थी, इतनी जगह नहीं थी, इसका मैं मेडिटेरेनियन डाइट का जो है आपको पिक्चर टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इसको नोट डाउन करिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये मूफा के पोर्शन में लिखा हुआ है बीसी लक्ष्मी जी में, और ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि मेडिटेरेनियन डाइट जो है वो क्या है, मेडिटेरेनियन डाइट है वो क्या है। मेडिटेरेनियन डाइट जो है ज़्यादातर आपके यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होने वाली डाइट है। यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं वो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ उनमें कम हो, डायबिटीज़ कम हो, ओबेसिटी कम हो, हाई बीपी, इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए वो लोग इस डाइट को फॉलो करते हैं। इस डाइट में जो सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है वो किस चीज़ का होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होता है, फलों और सब्जियों का होता है। और जो सबसे मेन सोर्स फैट का है वो आपके ऑलिव ऑयल का है। एंड ऑलिव ऑयल इज द मेजर सोर्स ऑफ मूफा, मूफा इज ओमेगा 9, ठीक है। हफ्ते में ये लोग एग, पोल्ट्री, फिश, स्वीट्स का यूज़ करते हैं, और मंथली में ये लोग मीट वगैरह बहुत कम मात्रा में ये लोग लेते हैं, महीने में कभी एक बार इन्होंने ले लिया। तो ये आपके द ट्रेडिशनल मेडिटेरेनियन डाइट है जिसमें ये लोग 6 ग्लास पानी है, वाइन भी मॉडरेट रहती है, और फिजिकल एक्टिव बहुत होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं अपने बॉडी को, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, जिससे ये हृदय संबंधी रोग से बच सके, ये डायबिटीज़ से बच सके। आपको हृदय संबंधी रोग, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, होती क्यों है, आपके गंदे खान पान की वजह से और लेस एक्टिव होने की वजह से। आप एक्टिव नहीं है, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जिस वजह से आपको डायबिटीज़ है, मोटापा है, या हृदय संबंधी रोग भी होते हैं। वो अलग फैक्टर है कि डायबिटीज़ जेनेटिकली भी होती है, वो बात अलग है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो ये है आपके द ट्रेडिशनल मेडिटेरेनियन डाइट। इसको हमने क्यों पढ़ा है, क्योंकि इसमें जो मेन फैट सोर्स है वो आपके मूफा है, ठीक है। आपके मेन फैट सोर्स जो आपके है, मेन फैट सोर्स इन मेडिटेरेनियन डाइट में
वो आपके क्या है, वो आपके मूफा हैं। मूफा में आपके ऑलिव ऑयल है, ये मैं यहाँ लिख भी चुकी हूँ, ऑलिव ऑयल आपके मेनली लिया जाता है। ठीक, तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि क्यों जो है आपके मूफा स्वस्थ वसा माने गए हैं, पूफा को स्वस्थ वसा नहीं माना है, उसका मेन रीज़न एक ये भी है स्टूडेंट कि ये जो मूफा होते हैं ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। ठीक है, एलडीएल को ये कम करते हैं। ऑब्वियसली पूफा भी आपके जो हैं वो आपके एलडीएल को कम करते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे आप बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? लो डेंसिटी एलडीएल है ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, ये टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ये भी आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बॉडी में कम करते हैं ये दोनों, लेकिन ये एचडीएल को नहीं छेड़ता, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ये नहीं छेड़ता। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसका? मूफा का। बस यही एक नेगेटिव पॉइंट है पूफा के साथ, जब आप एक्सेसिव अमाउंट में पूफा ले लेते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, पूफा बुरे नहीं है, पूफा आर इसेंशियल। ये माइनर सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। हेल्दियर मूफा है बट इसेंशियल पूफा है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे एक क्वेश्चन हरियाणा की टीजीटी स्क्रीनिंग में पूछा गया कि निम्नलिखित में से स्वस्थकर वसा कौन सी है, हेल्दियर फैट कौन सा है, तो वो मूफा है। अगर मैं वहीं आपसे क्वेश्चन पूछूं निम्नलिखित में से आवश्यक वसा कौन सी है या आवश्यक वसीय अम्ल कौन से हैं, तो वो पूफा है। जो भी आप ओमेगा 3 ओमेगा 6 में जिन्हें आप डिवाइड करते हैं, लिनोलानिक, लिनोलेइक, आर्किडोनिक, ईपीए, डीएचए, ये सब आपके क्या हैं? ये आपके इसेंशियल हैं। बस यहाँ पर एक पॉइंट पूफा के साथ माइनस में जाता है, वो ये जाता है कि ये बॉडी में एचडीएल को भी कम कर देता है। ये बॉडी में एचडीएल को भी कम कर देता है। एचडीएल आपके हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम कर देता है। गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कम करता है। ठीक है, कब कम करता है? जब आप पूफा का हाई अमाउंट ले रहे हैं, एक्सेसिव अमाउंट ले रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं। देखिए, आप हमेशा जानते हैं कोई भी चीज़ है, आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो वो आपकी बॉडी को नुकसान ही करेगी। ठीक है, तो ये है मेन रीजंस कि मूफा को जो है आपके पूफा के कंपैरिजन में हेल्दी फैट माना गया है। हेल्दी फैट है पूफा, मूफा जो मूफा है सॉरी, वो आपके हेल्दी फैट है पूफा की कंपैरिजन में। मूफा हेल्दी फैट है पूफा की कंपैरिजन में। अगर आपसे फर्दर ये क्वेश्चन पूछा जाता है आगे कभी भी किसी एग्जाम में कि मूफा और पूफा में से बेस्ट कौन है, तो वो आपके मूफा है। इसके क्या रीजंस है? एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। ठीक है, किसका? हायर मेल्टिंग पॉइंट है आपके मूफा का, और पूफा का मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली मूफा के कम है। पूफा का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, मूफा का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। ये बात ध्यान रखिएगा। पूफा लिक्विड फॉर्म में ही मिलते हैं, पूफा आपको लिक्विड फॉर्म में ही मिलेंगे, लेकिन मूफा आपको लिक्विड और जमे हुए फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ये इसके साथ एक मतलब हैशटैग है कि ये जमे हुए फॉर्म में भी मिल सकते हैं, लेकिन पूफा तो आपको लिक्विड फॉर्म में ही मिलेंगे। ओके, मतलब लिक्विड फॉर्म में पूफा आपको मिलेंगे। देखिए, और पूफा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होते हैं, मूफा ओमेगा 9 होता है। और क्या रीजंस है भाई? जो आपके ट्रेडिशनल मेडिटेरेनियन डाइट है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है। उसमें जो है स्पेशली आपके जो फैट सोर्स यूज़ किया जाता है वो मूफा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ऑलिव ऑयल का यूज़ किया जाता है। एंड ऑलिव ऑयल इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ मूफा। ओमेगा 9 का रिच सोर्स क्या है? आपके ऑलिव ऑयल है। तो जिस वजह से मूफा को और भी ज़्यादा आपके बेस्ट माना गया है। अभी 2019 से ये डाइट बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई है, ऐसा नहीं कि उससे पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन अब बहुत फेमस डाइट है ये। और स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में आपके बहुत ज़्यादा फेमस है। अब तो अलग अलग कंट्रीज़ में भी लोग इसको फॉलो करने लगे हैं। किस लिए? अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, और जो तीसरा बहुत बड़ा रीज़न है वो ये है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को दोनों कम करते हैं। पूफा भी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मूफा भी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। बट जो मूफा है वो गुड कोलेस्ट्रॉल के साथ, एचडीएल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। लेकिन पूफा जो है अगर उसका एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है बॉडी में तो ये एचडीएल को भी कम कर देते हैं। ठीक है, ये क्या कर देते हैं? ये एचडीएल को भी कम कर देते हैं। तो जिस वजह से जो हेल्दियर फैट है मूफा और पूफा में से स्वस्थ कर वसा जो है वो कौन सी है? मूफा है। नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से वसा जो है हमें किस रूप में लेनी चाहिए, तो आप
आराम से आंसर लिखते हैं कि हमें वसा जो है वो अनसैचुरेटेड फॉर्म में लेनी चाहिए, मतलब असंतृप्त वसाओं का प्रयोग हमें करना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने जनरली सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है। अब जब एक जगह पूछा गया है तो आगे फर्दर दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है कि भाई मूफा और पूफा में बेस्ट कौन है। तो मूफा पूफा में बेस्ट है मूफा। क्यों है? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। नेट वगैरह के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेल्टिंग पॉइंट हाई है। मेडिटेरेनियन, मैं भी बोल रही हूँ मेडिटेरियन, नॉट मेडिटेरियन, इट्स मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन डाइट में जो है आपके स्पेशली ऑलिव ऑयल का यूज़ किया जाता है। जो मेन सोर्स है फैट का वो ऑलिव ऑयल है, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज़, ये दोनों ही बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, लेकिन मूफा जो है आपके गुड कोलेस्ट्रॉल पर कोई असर नहीं करता, जबकि पूफा गुड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देता है। अगर इसका एक्सेसिव अमाउंट होता है बॉडी में तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देता है। यही एक ड्रॉबैक है पूफा का, जिसकी वजह से इसे स्वस्थ वसा नहीं माना जाता, इसे हेल्दियर फैट नहीं माना जाता। दे बोथ आर हेल्दियर, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपके दिमाग में ये हो जाए ओह नो पूफा बेकार है, ये जो मिथ्स हैं, ये जो आप लोग अपने दिमाग में स्कीमास बना लेते हो ना, ये गलत है, ये बुरे नहीं है। पूफा आर बेस्ट, ओमेगा 3 है पूफा, ओमेगा 6 है पूफा, ओमेगा 3 आर बेस्ट फॉर योर बॉडी। बट कुछ चीज़ें हैं जो रिसर्चर्स ने क्लियर करी हैं कि जिसकी वजह से इन्हें इनके कंपैरिजन में हेल्दी नहीं माना जाता है। अगर मूफा पूफा में आपसे बेस्ट पूछे जा रहे हैं तो वो मूफा है। हेल्दियर कौन से हैं? मूफा है, पूफा नहीं है। लेकिन अब मैं वहीं आपसे पूछूं इसेंशियल कौन से हैं? इसेंशियल कौन से हैं? इसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से हैं? तो वो पूफा है। लिनोलैनिक, लिनोलेइक, एरिकिडोनिक, EPA, DHA, इकोसापेंटेनोइक एसिड, डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड, ये सब आपके पूफा हैं, ठीक है। और ये आपके इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक है, ये जो मेन एक क्वेश्चन को लेकर के मैंने ये आपको इतना क्लियर करने की कोशिश की थी, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। द ट्रेडिशनल मेडिटेरेनियन डाइट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डाइट है। कहाँ ये सबसे ज़्यादा फॉलो की जाती है, कहाँ इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है? यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और ये किस लिए यूज़ की जाती है? ये बहुत हेल्दी डाइट है। ये आपके जितने भी आपके हृदय संबंधी रोग हैं, आप लिखेंगे, ये मैं रब कर रही हूँ, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लिख सकें आराम से। हाँ, अब मैं इसको रब कर देती हूँ। क्या है मेडिटेरेनियन डाइट को लेने का रीज़न क्या है, वो लिखेंगे हम। और पूफा और मूफा के भी क्या फंक्शंस हैं, ये तो आपको पता ही है। ये दोनों ही आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को जो है कम करते हैं, हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ठीक है। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देते हैं, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट जब हो जाता है पूफा का तो वो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देता है। इस डाइट को लेने का क्या फ़ायदा है ना? क्या आपके इसको बेनिफिट्स हैं? हम क्यों ले रहे हैं इसको? बेनिफिट्स क्या हैं इसके? सबसे पहला बेनिफिट्स है ये CVD, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा है आपके डायबिटीज़ मेलिटस को कम करने में हेल्प करता है। डायबिटीज़ नहीं होती पेशेंट्स को, मतलब देखने के लिए जनरली नहीं मिलेगी। जब आप इतनी हेल्दी डाइट लोगे तो डायबिटीज़ जो है वो मतलब कम हो, लोगों में रिस्क होता है डायबिटीज़ होने का, टाइप 2 डायबिटीज़ होने का। टाइप 1 की बात नहीं कर रहे हैं हम, टाइप 2 आपके गंदे खान पान की वजह से ही टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, ठीक है। और तीसरा रीज़न है ओबेसिटी, ऑब्वियसली मोटापा कम होगा। चौथा रीज़न है आपके हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई BP। तो ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो कि अगर आप इस डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं तो आप में क्या होती है, इन सब बीमारियों के जो कॉजेज हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, रिस्क जो है वो कम हो जाते हैं। तो क्या है आपका द ट्रेडिशनल मेडिटेरेनियन डाइट? सबसे ज़्यादा इसमें फिजिकल एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। 6 ग्लास पानी दिन भर में आपको पीना ही पीना है। ऊपर पी लेते हैं, अच्छी बात है। वाइन या ये सब शराब वगैरह को बहुत कम अमाउंट में लेना है, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आपको सबसे ज़्यादा जो डेली डाइट में ये लोग अपने लेते हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेते हैं। और आपने देखा होगा ऐसे ऑलिव ऑयल डाल देते हैं बोल में, उसको मिक्स कर देते हैं, फिर उसको खाते हैं। तो ऑलिव ऑयल जो है इसमें फैट का मेन सोर्स है। और कोई फैट्स ये लोग नहीं लेते, किसी भी तरीके की ट्रांस फैट्स, रिफाइंड ऑयल कुछ भी ये लोग यूज़ नहीं करते हैं सिवाय ऑलिव ऑयल के, ओके। नेक्स्ट, वीकली ये लोग क्या लेते हैं? एग है, पोल्ट्री है, फिश है, स्वीट्स है। और मंथली इनको मीट वगैरह ये मंथली खाते हैं। डेली की डाइट में ये उसको भी यूज़ नहीं करते, ना वीकली मंथली। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी स्टूडेंट्स।
मूफा और पूफा में बेस्ट क्या है? किसी भी बुक में आपको ऐसे जो है डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि आपको ये लिखी हुई चीज़ें मिल जाएं। वीसी लक्ष्मी जी ने भी इन पॉइंट्स को बताया है, स्पेशली ये पॉइंट्स क्लियर करे हैं। उन्होंने भी एग्जैक्टली नहीं बोला कि भाई मूफा बेस्ट है, लेकिन जब मैंने काफ़ी इसको नेट पे रिसर्च किया तो पूफा भी आ रहे हैं, पूफा बेस्ट बोले जा रहे हैं कहीं जगह पर। लेकिन चूंकि अभी एग्जामिनर ने भी इसको एग्जाम में दिया है और उसके कुछ रीजंस भी हैं। मेन रीज़न यही है कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल के संग कोई छेड़छाड़ नहीं करता, जबकि पूफा गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मतलब अगर उसका ज़्यादा अमाउंट होगा तो गुड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देता है। बस इस कुछ रीजंस की वजह से पूफा से ज़्यादा हेल्दी जो है वो मूफा को माना जाता है। ठीक है, पूफा से ज़्यादा हेल्दी, जबकि मूफा पूफा दे बोथ आर बेस्ट, दे बोथ आर गुड। ये दोनों बॉडी में लेना बहुत ज़रूरी होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आज का दूसरा टॉपिक पे हम बात करेंगे। ठीक है, नाउ द सेकंड टॉपिक इज फूड्स एंड न्यूट्रिशन की मैराथन क्लास है। कुछ टॉपिक्स को लेकर के आज मैंने बनाई है स्पेशली, जो कि मुझे आपको बताने हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे और जो कि बनते भी आ रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस अब गलत नहीं होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, रीजंस पता होने चाहिए कि भाई हम जनरली हम पूफा की तरफ चले जाते हैं कि भाई पूफा आर बेस्ट। ठीक है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मूफा स्वास्थ्यकर हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट मैंने आपको लास्ट वीडियोस में लास्ट क्लासेस में एक चैप्टर पढ़ाया था, कैलोरीफिक वैल्यू। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? भोजन का ऊष्मीय मान, भोजन का ऊष्मीय मान। ठीक है, ये अभी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। तो मैंने इसमें आपको ऊष्मीय मान में मैंने आपको दो टाइप पढ़ाए थे। कौन कौन से पढ़ाए थे? ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, नॉट ग्रास। ग्रास नहीं होता, इट्स ग्रॉस। बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, आप लोग ये मत समझना मैं आपको ऑब्जर्व नहीं कर रही हूँ। आई एम कंटिन्यू वॉचिंग, मैं आपको कंटिन्यू वॉच कर रही हूँ, कंटिन्यू आपको देख रही हूँ सबको। बहुत बच्चों को मैंने देखा है ग्रास वैल्यू बता दो, ग्रास वैल्यू। ग्रास वैल्यू क्या होता है? इट्स ग्रॉस। ठीक है, तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आपके उसको बोलते हैं ऊर्जा का सकल मान। क्या बोलते हैं? ऊर्जा का, भोज्य पदार्थों की ऊर्जा का सकल मान। ठीक है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। और दूसरी मैंने आपको बताई थी फिजियोलॉजिक वैल्यू। फिजियोलॉजिक वैल्यू, फिजियोलॉजिक वैल्यू क्या होती है? जब आप बॉडी में, है ना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन एंड 1 ग्राम फैट्स की हमने बात करी थी। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम फैट की हमने बात करी थी। और मैंने आपको इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बताई थी, जो कि मैं फैट की गलत बता गई थी। मैं बोल 9.45 रही थी और लिख 9.75 रही थी, जो कि मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैं इसको आज सही करने आई हूँ। इस वीडियो में आपको मैं सही बिल्कुल एग्जैक्ट जो वैल्यूज़ हैं वो लिखवाऊंगी, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। DSSB का PYQ है ये। लास्ट वीडियो में जब भी मैंने आपको कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ाया है, तो जहाँ क्वेश्चन जो सॉल्व करवाए हैं वो DSSB के PYQ हैं, उसे सॉल्व करवाया है मैंने। ठीक है, और लेकिन मैं एक जगह लिख गलत गई, जो कि बच्चों में कन्फ्यूज़न हुआ। हालांकि मैंने उसी दिन आपको टेलीग्राम पर यह चीज़ बता दी थी, लेकिन फिर भी मैं आज आपको बताती हूँ। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? जब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को बॉम्ब कैलोरी मीटर में, किसमें? बॉम्ब कैलोरी मीटर में बर्न करते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू तब आती है जब आप बॉम्ब कैलोरी मीटर, ये क्या है? ये एक एपरेटस है, एक बक्सा है, इसमें ऑक्सीजन भरी हुई है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया और जला दिया, तो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जितनी एनर्जी निकली, जितनी हीट निकली, वो उसकी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की। फिजियोलॉजिक वैल्यू मतलब हमारे शरीर के अंदर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिल रही है, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा मिल रही है, 1 ग्राम फैट से हमें कितनी ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, तो लिखेंगे आप सब फटाफट से एकदम, जहाँ पे भी आपने नोट डाउन किया था वहाँ पे आप एकदम सही वैल्यू लिख लेंगे। मैं लास्ट 9.75 बता गई थी, जो कि 9.45 है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आप लिखिए 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम।
प्रोटीन की लिखिए 5.65, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, DSSB का PYQ है ये, और आने वाले एग्जाम्स में भी आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा, और DSSB में मिलेगा। ये PYQ है DSSB का, ठीक है। और फैट से मिलती है आपके 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम, ये ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू है, लिख लीजिए एक बार। मैं बस यहीं पर गलत बता गई थी, मैंने यहाँ पर 9.75 लिखवा दिया है, 75 नहीं है स्टूडेंट्स, 9.45 है, ठीक है। NCERT's वैल्यू है ये, ऐसी वैसी वैल्यू नहीं है, NCERT में गिवन है, इसलिए मुझे ये सही कराना मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये ठीक करवाऊँ। एग्जाम में आता है, DSSB में ये क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट पूछा गया है 9.45, ऐसे पूछा गया है ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू क्या है फैट की। जैसे आपसे TGT में पूछा गया था 1 ग्राम वसा से आपको कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। फिजियोलॉजिक वैल्यू भी लिखिए, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम ही तो हम लेते हैं जब फूड की बात कर रहे हैं अपने फिजियोलॉजिक। शारीरिक वैल्यू जब हम बता रहे हैं तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात तो करते हैं हम, 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और 1 ग्राम वसा की कितनी है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। देखिए कितना डिफरेंस है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू प्रोटीन की बदल गई है, देखिए 5.65 है, जबकि फिजियोलॉजिक वैल्यू प्रोटीन की 4 किलो कैलोरी है, ठीक है। वसा की कितनी है 9.45 है ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू, और जबकि फिजियोलॉजिक वैल्यू कितनी है 9 किलो कैलोरी। ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू को सकल मान बोलते हैं। ध्यान से इंग्लिश में भी ऊपर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, कोई बहुत टिपिकल एसेंट नहीं लिखा हुआ है, सिंपल पढ़ लेना क्या पूछ रहे हैं हमसे। ऐसे सिंपल क्वेश्चन लिखा होगा कि 1 ग्राम ऊर्जा से वसा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, तो मतलब शारीरिक की बात हो रही है 4 किलो कैलोरी। वहीं आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सकल ऊर्जा मान कितना है, तो 4.1 किलो कैलोरीज। ये वैल्यूज ध्यान रखिएगा, मैं आशा करती हूँ कि एग्जामिनर्स इसी वैल्यू से ही एग्जाम में देंगे और ऐसे ही आएगा, गलत नहीं कर सकते वो लोग भी, और आप लोग भी ध्यान से करेगा। मेरी मिस्टेक थी, 9.75 मैंने बताया है, यहाँ पे 9.45 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखिए, तो आप लिख लेंगे ना सबसे ज़्यादा ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू किसकी है, लिख के बता देंगे ना आप। ये क्वेश्चन भी मैंने टेलीग्राम पर पूछा है, सबसे ज़्यादा है आपके फैट्स की, ठीक है। फिर आते हैं आपके प्रोटीन्स, और फिर आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट CHO, ठीक है। सबसे ज़्यादा फैट्स की है, फिर प्रोटीन्स की है, फिर आपके कार्बोहाइड्रेट्स की है। ये आपके जनरल फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला क्या, ये आपके क्रम हो गया किसका, ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू का। और वैसे आप देखो तो इसका भी यही है, इसका भी सेम ही है, इसमें तो आपके ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू, इसमें तो आपके दोनों की सेम है, प्रोटीन्स की भी सेम है और कार्बोहाइड्रेट की भी सेम है फिजियोलॉजिक वैल्यू में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सही कर लीजिए। ऊर्जा का सकल मान, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, DSSB का PYQ है, आ भी सकता है, ओके। ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू वो होती है जब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को वही बॉम्ब कैलोरीमीटर में जलाते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन को बॉम्ब कैलोरीमीटर में जलाते हैं, 1 ग्राम फैट को बॉम्ब कैलोरीमीटर में जलाते हैं, तो कितनी ऊर्जा निकलती है, वो ये रही, ठीक है। और जब हम शरीर की बात करते हैं, फिजियोलॉजिक वैल्यू अलग होती हैं, शरीर के अंदर का टेम्परेचर आपके अलग है, बॉडी के अंदर की एक्टिविटीज आपकी अलग हैं, तो कितनी निकलती है 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी 9 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी आपके कार्बोहाइड्रेट की, 4 किलो कैलोरी आपके प्रोटीन्स की, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम आपके वसा की, ओके। इसको ध्यान से सही हाईलाइटेड करके लिख लीजिए, बहुत ध्यान से मार्कर से हाईलाइटेड कर दीजिए, ओके। चलो आई थिंक अब सबने सही कर लिया होगा, हालांकि काफ़ी बच्चों ने उस दिन भी सही कर लिया था, लेकिन एक जिम्मेदारी बनती है मेरी, क्योंकि बहुत से बच्चों ने अभी भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है। आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आप नहीं चलाते हैं तो भी कीजिए, इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत कुछ टेलीग्राम पर आपको देखने के लिए मिलेगा, आप कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक मैं बात करूँगी स्टूडेंट्स आपसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। नेक्स्ट लिखेंगे सब ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से आपसे TGT 2016 में, ना जाने 2016 में आई थिंक या 6 में क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई है TGT में आपसे इसकी, क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। गिव मी अ सेकेंड, अगर मुझे मिल जाती है तो मैं बोल के बताती हूँ, डायरेक्ट पूछी गई है।
1 सेकंड देना। मैंने स्क्रीनशॉट्स तो लिया था, आई होप मुझे मिल जाए। क्वेश्चन जो था ना उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। नहीं है इसमें, आई थिंक मेरे से डिलीट हो गया। 1 सेकंड देना स्टूडेंट्स। चलो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, मुझे नहीं मिल रहा है इस टाइम। डेफिनेशन पूछी गई है सिंपल ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है। ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं असेसमेंट का एक तरीका है, फूड्स की जीआई वैल्यू चेक करना कि खाना खाने के बाद, ऑब्वियसली आफ्टर मील, खाना खाने के बाद जो है आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो ग्लूकोज है या ब्लड शुगर लेवल जो है वो आपका कितना इंक्रीज हो जाता है, किस फूड की वजह से कैसे इंक्रीज हो जाता है। जितना फूड्स जो भी हाईली इंक्रीज कर देते हैं वो आपके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले पोर्शन में आते हैं, मतलब रेड जोन में आते हैं। हमने रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन से समझा था। जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो आपके येलो जोन में आते हैं, और ग्रीन जोन वाले आपके जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से भी कम है, येलो जोन में आते हैं 55 to 69 वाले, है ना। और 70 से ऊपर कौन से आते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स आते हैं, ठीक। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब आप पूछोगे मैम आज हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, ठीक है, क्यों मैम हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हम तो पढ़ चुके हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिंपली जो है फूड्स की जीआई वैल्यू बताता है, किसी भी फूड की, कि भाई खाना खाने के बाद ऑब्वियसली डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद आपके वो ब्लड शुगर लेवल को किस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। ये टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एज एट डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। मैं टेलीग्राम पर वो क्वेश्चन शेयर करूंगी, आपने भी सबने सॉल्व किया होगा पीवाईक्यूज में। 2006 में, ना जाने 2016 में पूछा जा चुका है, 6-16 में मैं कंफ्यूज हूँ। खैर, मेरी एक स्टूडेंट है साइमा, और वो आप लोग जानते भी होंगे, जो डेली वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें जानते भी होंगे, और टेलीग्राम वाले बच्चे भी जानते होंगे। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम आपने बताया जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जब हमने बात करी थी, तो जो जीआई वैल्यू है वो सबसे हाई जो है वो ग्लूकोज की मानी जाती है। एक ग्लूकोज की वैल्यू को एक आपके लेवल ले लिया गया कि भाई ग्लूकोज का जीआई 100 है। कितना है जीआई जो है वो 100 है, ग्लूकोज का एक वैल्यू ले ली गई है ग्लूकोज की, है ना। और फिर इसी से आपके निकाले जाते हैं मतलब कंपेयर किए जाते हैं अदर फूड मटेरियल्स के, जो कंपैरिजन है वो इसी से की जाती है। ग्लूकोज की जीआई वैल्यू 100 है। तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि मैम फ्रक्टोज भी तो जो है वो मोनोसेकेराइड है, फ्रक्टोज भी तो मोनोसेकेराइड है। मैंने कहा हाँ जी है। उन्होंने बोला मैम फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा। ये तो पता है ना आप लोगों को, सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बनता है ये क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा मीठी शर्करा कौन सी है, वो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज। फलों की शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज है, ठीक है। फलों की शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज है। तो उन्होंने पूछा मैम फिर फ्रक्टोज का जो है जीआई वो कम क्यों है। फ्रक्टोज की जीआई वैल्यू है आपके 23। लीजिए, फ्रक्टोज की जीआई वैल्यू आपके 23 है, जबकि ग्लूकोज की जीआई वैल्यू आपके 100 है। तो साइमा को छोड़ के जो भी लोग लाइव चैट में हैं वो इसका आंसर करिए, ऐसा क्यों, बताइए क्या रीज़न है इसके पीछे। रीजंस बताने के लिए आपके बहुत सारे, मुझे नहीं पता आप लोगों के दिमाग में आते हैं कि नहीं आते हैं, उनके आया, उन्होंने मुझसे पूछा और बहुत अच्छा लगा मुझे, उन्होंने मुझसे ये चीज़ पूछी भी, और एक चीज़ दूसरी नई चीज़ पढ़ने का मौका मिला इस चीज़ को समझने का। हालांकि मैं समझती थी कि क्यों है ऐसा, लेकिन एक एग्जैक्टली चीज़ समझ में आई कि हाँ जो मैं बता सकूँ आपको कि क्यों है। तो बताइए कोई रीज़न आपके पास है कि फ्रक्टोज की जीआई वैल्यू 23 क्यों है और ग्लूकोज की जीआई वैल्यू 100 क्यों है।
फ्रक्टोज जो है वो जबकि सबसे मीठी शर्करा है, हालांकि मैंने ये चीज़ बताई है कि मीठे होने से फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैंने जीआई आपको पढ़ाया था, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तब भी ये चीज़ समझाई थी कि बात मीठे होने की नहीं है कि आप कुछ मीठा खा रहे हैं। कुछ लोगों में ये मिथ होते हैं कि हम मीठा खाना बंद कर दें, हमें डायबिटीज़ नहीं होगी, हमें ओबेसिटी नहीं होगी। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, सॉरी ये निकल गया। तो ऐसा नहीं है कि जो है आपके ओबेसिटी या जो डायबिटीज़ है वो केवल मीठा खाने से होती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या रीज़न है बताइए, चलिए मैं बताती हूँ आपके। फ्रक्टोज की जीआई वैल्यू 23 है, ग्लूकोज की जीआई वैल्यू आपके 100 है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि आपकी जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है हमारी, वो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर पाती है। देखिए समझिए मेरी बात को, मैं बताती हूँ। यहाँ देखेंगे सब बच्चे ध्यान से और पढ़ेंगे इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मेरा डस्टर किधर गया, ये है, ठीक है। हम जीआई वैल्यू की बात कर रहे हैं, क्यों फ्रक्टोज की जीआई वैल्यू कम है, क्यों फ्रक्टोज का जीआई 23 है, ग्लूकोज का जीआई 100 है, क्यों। ग्लाइसेमिक इंडेक्स में, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक तरीके से असेसमेंट का एक तरीका, एक पैमाना है, मैंने आपको बताया था, जो कि किसी भी फूड के वो किस तरीके से ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा है, वो फूड आपके कितनी मात्रा में इंक्रीज कर रहा है, बस जीआई उस वैल्यू, उस फूड की बता देता है कि भाई इस फूड की जीआई वैल्यू इतनी है। जैसे ग्लूकोज की 100 है। ग्लूकोज अगर आप बॉडी में ले रहे हैं, अगर आप खाने में ले रहे हैं, आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वो आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेजी से इंक्रीज करता है ऑब्वियसली, और वो आपके ब्लड की शुगर है, क्या, ग्लूकोज। इसी को कम करने के लिए, इसके लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करवाता है लिवर में। जब वहां भी जब पूरा हो जाता है कोटा, तब फिर एडिपोज टिश्यूज में भरता है, जो कि आपके ये एडिपोज टिश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी कॉज होती है अगर आप एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेते हैं तो, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया करता है, हाइपरग्लाइसीमिया, अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है तो उसको बढ़ाने के लिए कौन आता है, ग्लूकेगॉन आता है पेनक्रियास से, अल्फा सेल से, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, ठीक है। फ्रक्टोज की जीआई वैल्यू कम है। देखिए हम सेल से बने हैं, ये सेल है, मान लीजिए ये सेल है, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है। हम किससे बने हैं, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, आपके टिश्यूज बनाती हैं। ऐसी हजारों सेल्स मिलके, क्या हजारों, क्या बोले, क्या बनता है, आपके टिश्यू बनता है, ठीक है। ऐसे टिश्यूज बन के क्या बनाते हैं, ऐसे टिश्यूज बन के आपके ऑर्गन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन बनता है, फिर आपके बनता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। जब सिस्टम बन जाता है तो आपके ऑर्गेनिज्म बनता है। वी आर आ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम बनते हैं, बॉडी बनती है, ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। ग्लूकोज, शरीर की प्रत्येक सेल ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर सकती है। हमारे शरीर की प्रत्येक सेल ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर सकती है। हमारे शरीर की प्रत्येक सेल, हम सेल से बने हुए हैं, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल आपके शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। सेल किसका बना है, सेल आपके बायोमोलिक्यूल्स के बने हुए हैं सेल, जो कि मैंने आपको पढ़ाए थे, प्रोटीन्स के बने हैं, फैट्स के बने हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स के बने हैं, आपके न्यूक्लिक एसिड के बने हैं, क्या, सेल, ठीक है। लिविंग क्या है, सेल है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपके शरीर की प्रत्येक सेल ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर सकती है, लेकिन आपके शरीर की प्रत्येक सेल फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकती। आपके शरीर की प्रत्येक सेल फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकती। स्पेशली ब्रेन सेल्स एंड मसल सेल्स फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकती। मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय, जो कि आपने पढ़ा है क्या होता है। जब कोई भी हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, जब आप लेते हैं तो वो शरीर में जाने के बाद पहले डाइजेस्ट होते हैं, फिर एब्जॉर्ब होते हैं, फिर उनका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म में तो आपने ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, है ना, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये सब पढ़ा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस पढ़ा है, ये सब मेटाबॉलिज्म है। तो शरीर की प्रत्येक सेल आपके ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर सकती है, ग्लूकोज का चयापचय कर सकती है। शरीर की प्रत्येक सेल ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर सकती है, बट फ्रक्टोज को नहीं करती। ये सबसे बड़ा रीजन है। ग्लूकोज की जीआई वैल्यू 100 है
और फ्रक्टोज की जीआई वैल्यू 23 है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। समझ में आया आपको? फ्रक्टोज का जो स्पेशली आपके जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर की सेल्स करती हैं। कौन सी सेल्स करती हैं? लीवर की सेल्स करती हैं। लीवर तो आपको पता है आपकी बॉडी का देवता है, भगवान है। ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो कुछ भी मिरेकल कर सकते हैं। ये तो नॉन कार्बोहाइड्रेट से भी आपके ग्लूकोज बना सकते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकते हैं, फैट्स को पकड़ के एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोटीन्स को पकड़ के एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकते हैं। ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर सकते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर सकते हैं। स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन टूट रहा है ग्लूकोज के लिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कर सकते हैं, ग्लूकोजेनेसिस कर सकते हैं, या फिर आप बोलो ग्लाइकोजेनेसिस कर सकते हैं। ये ग्लूकोज की और ग्लूकोज को तो पूरी शरीर के प्रत्येक सेल ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करती है, फिर वो एटीपी साइकिल चलती है क्रेब्स साइकिल में, वो तो शरीर के प्रत्येक सेल करती है, जिसे आप ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है फ्रक्टोज की जीआई वैल्यू कम होने का और ग्लूकोज की जीआई वैल्यू हाई होने का, कि शरीर की प्रत्येक सेल ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर सकती है, मेटाबोलाइज कर सकती है, चयापचय कर सकती है। शरीर की प्रत्येक सेल किसका? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। ठीक है, फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म शरीर की प्रत्येक सेल नहीं कर पाती है, नहीं कर पाती है। किसका? फ्रक्टोज का। भले ही फ्रक्टोज मीठी शर्करा है, इसीलिए जितने भी आपने देखे होंगे जो लो जीआई वाले फूड हैं, जिसका आपके जीआई जो है वो कितना है? 55 से कम है, 55 से कम है, वही तो आपके ग्रीन जोन में आते हैं। ग्रीन जोन में मैंने पढ़ाया था ना, ग्रीन जोन में आते हैं। क्या आते हैं? अधिकतर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, एक्सेप्ट वाटरमेलन को छोड़ दीजिए। वाटरमेलन का जीआई हाई है, वो आपके 70 से ऊपर है वाटरमेलन का जीआई, तो वो आपके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड में आते हैं, रेड जोन में आते हैं। डेट्स को छोड़ दीजिए आप, डेट्स की जीआई वैल्यू तो 100 से भी ऊपर है। डेट्स मतलब जिन्हें आप खजूर बोलते हैं, उनकी जीआई वैल्यू तो 100 से भी ऊपर है, लेकिन एक मान दे दिया गया है जीआई वैल्यू के लिए, वो 100 है ग्लूकोज का। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट शुगर कौन सी है? आपके ग्लूकोज है। और इसीलिए जितने भी आपके फ्रूट्स होते हैं, अधिकतर जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, वो आपके 55 से कम में आते हैं, ग्रीन जोन में आते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में आपके फ्रक्टोज है। फ्रूट्स में आपके क्या है? फ्रक्टोज है। चाहे ये मोनोसेकेराइड है, चाहे ये सबसे मीठी शर्करा है, लेकिन शरीर की सारी सेल्स इसका यूज़ नहीं करती हैं एनर्जी के लिए, इसको मेटाबोलाइज नहीं करती हैं। शरीर की प्रत्येक सेल, स्पेशली ब्रेन सेल्स, ध्यान रखिएगा, स्पेशली ब्रेन एंड आपकी मसल्स जो हैं वो एनर्जी के लिए ग्लूकोज को ही मेटाबोलाइज करती हैं। ठीक है, इंसुलिन जो बॉडी में निकलता है ना, ब्लड शुगर लेवल को आपके वो क्या करता है, मतलब कंट्रोल करने के लिए निकलता है। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो ग्लूकोज को ब्रेन में जाने से रोक सके, ग्लूकोज को मसल्स में जाने के लिए रोक सके। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझा दिया कि औकात नहीं है, इंसुलिन नहीं रोक सकता। ठीक है, इंसुलिन ब्रेन में ग्लूकोज को जाने से नहीं रोक सकता। इंसुलिन जो है वो बस केवल उसका काम इतना ही होता है कि अगर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो गया है, आपके हाइपरग्लाइसेमिया हो गया है, तो वो हाइपो करता है, वो कम करता है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल है उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो फूड हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बाद ऑब्वियसली, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हाई ग्लाइसेमिक में डालते हैं, और उन्हें हम अपने फूड डाइट से अवॉइड करते हैं। नॉट ओनली डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, नॉट ओनली डायबिटिक पेशेंट, हेल्दी लाइफ जीने के लिए भी हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को तो इसलिए पता होना चाहिए ताकि डायबिटीज़ का पेशेंट अवेयर हो जाए कि उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे ब्रेड है, पास्ता है, आपके मीठा है बहुत ज़्यादा, ये सब डायरेक्टली ग्लूकोज है, सीधे सीधे ग्लूकोज है, और ये ब्लड शुगर लेवल में इंक्रीज होता है, क्योंकि शरीर की प्रत्येक सेल जो है वो ग्लूकोज को यूज़ करती है। आह, ग्लूकोज आजा आजा आजा, मेरे पास आजा, मेरे पास, सबको ग्लूकोज चाहिए। फ्रक्टोज आया, हमें नहीं चाहिए, जाओ जाओ निकलो यहाँ से। मेटाबोलाइज ही नहीं करते हैं, लिवर ही केवल मेटाबोलाइज करता है। तो जब लिवर ही केवल मेटाबोलाइज करता है तो जीआई वैल्यू भी इंक्रीज नहीं होती है फ्रक्टोज की वजह से। ये एक रीज़न है ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कि फ्रक्टोज की जीआई वैल्यू 23 है और आपके ग्लूकोज की 100 है। एक आपकी गैलेक्टोज होती है, गैलेक्टोज इज़ अ ब्रेन शुगर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक दिन गैलेक्टोज भी पढ़ा दूंगी आपको। शरीर में गैलेक्टोज आता कहाँ से है? तो मिल्क से आता है। अभी क्वेश्चन लेटेस्ट मैंने टेलीग्राम पे पूछा है, कोई आम भी लगा रहा है, कोई कुछ भी लगा रहा है आंसर। दूध, लैक्टोज,
लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल से मिलके बनती है। लैक्टोज आपके ओलिगोसेकेराइड है या आप बोल सकते हैं डाइसेकेराइड है, और जो मोनोसेकेराइड क्या है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। बॉडी में जो गैलेक्टोज होता है ना, ये भी आपके ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली गैलेक्टोज आपके ब्रेन शुगर के नाम से जाना जाता है, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न पूछा गया था कि मस्तिष्क के लिए प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो मस्तिष्क के लिए प्रमुख ऊर्जा का स्रोत ग्लूकोज है। उसमें लिखे थे प्रोटीन है, वसा है, प्रोटीन वसा नहीं, ग्लूकोज है। ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए काम करने के लिए। ब्रेन आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स 24 घंटा काम करते हैं। आपका स्टमक रेस्ट कर सकता है, आपने खाना नहीं खाया, आपके इंटेस्टाइन रेस्ट कर सकती है, आपने खाना नहीं खाया, लेकिन आपका ब्रेन कभी रेस्ट नहीं करता, आपका हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता, ठीक है। स्पेशली ब्रेन, कमांड तो ब्रेन से ही जाते हैं ना। तो ब्रेन को आपके ग्लूकोज चाहिए। जो एक्स्ट्रा गैलेक्टोज होता है बॉडी में, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। गैलेक्टोज कहाँ से मिलता है? गैलेक्टोज दूध से मिलता है। दूध की जो आपकी शुगर है लैक्टोज, वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनी है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी आज। अभी मुझे एक चीज़ और पढ़ानी है, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, गिव मी अ सेकेंड। जब तक इसको आप लिख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। क्या बचता है अब? ग्लूट बचते हैं। ग्लूट के बारे में आज मैं बताऊंगी थोड़ा सा, वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में ग्लूट। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज ग्लूट। व्हाट इज ग्लूट? ग्लूट क्या है? नई चीज़ है, नई चीज़ तो नहीं है, हालांकि मैंने तो कई बार इसकी बात करी है ग्लूट की, है ना। हालांकि आई नो कॉपी पेस्टिंग, बट आई थिंक इसको नहीं कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, ग्लूट की बात करते हैं। ग्लूट क्या है? देखिए, शरीर की प्रत्येक सेल, ये मान लीजिए सेल है, ठीक है। हमारा शरीर जो है वो सेल से मिलके बना है, हम सेल के बने हुए हैं। हमारे शरीर के प्रत्येक सेल से बनी हुई है। शरीर की प्रत्येक सेल किसको मेटाबोलाइज कर पाती है? ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर पाती है। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो पाता है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस हो पाता है। ग्लाइकोलाइसिस हो पाता है, ग्लाइकोलाइसिस हो पाता है। फिर क्या होता है आपके? फिर क्रेब्स साइकिल चलती है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल चलती है, फिर आगे ऑक्सीडेशन होता है, उसको ईएमपी पाथवे हो, क्रेब्स साइकिल चलती है, इतना जरूर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, ईटीसी चलती है, बहुत कुछ चलता है बॉडी में। शरीर की प्रत्येक सेल कुल मिला के ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर पाती है, ठीक है। और ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर पाती है, इसीलिए ग्लूकोज ब्लड की शुगर है, ठीक। ब्लड की शुगर है, ग्लूकोज ब्लड की शुगर है। बॉडी में शुगर लेवल बढ़ती है तो मतलब ब्लड में क्या बढ़ता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो उसको कम करने के लिए पैनक्रियाज से इंसुलिन आता है। इंसुलिन निकालने के लिए भी ग्लूकोज जिम्मेदार है। ये ग्लूकोज बीटा सेल्स में जाता है, इंसुलिन को सिक्रीट करवा पाता है। समझ में आ रही है आपको बात जो मैं बता रही हूँ? और इंसुलिन ग्लूकोज के अपटेक के लिए भी ज़रूरी है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराने के लिए, एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर कराने के लिए, लिवर में स्टोर कराने के लिए भी इंसुलिन ज़रूरी है। इंसुलिन को निकालने के लिए ग्लूकोज ज़रूरी है। ये एक बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट है, बहुत डीप आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब एक चीज़ मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ग्लूट। ग्लूट क्या होते हैं स्टूडेंट? देखिए, शरीर की प्रत्येक सेल ग्लूकोज को यूज कैसे कर पाती है, ग्लूकोज जाता कैसे है बॉडी के अंदर। ग्लूट का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आप पढ़ लीजिए, स्पेशली फॉर एलटी ग्रेड एंड DSSB, क्योंकि एलटी ग्रेड एनसीईआरटी से बनेगा पेपर और एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आपके दिमाग के ऊपर से जाए। व्हाट इज ग्लूट? GLUT। GL का मतलब होता है ग्लूकोज और T का मतलब होता है आपके ट्रांसपोर्ट। ह्यूमन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ग्लूट। ग्लूट क्या है? ह्यूमन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ग्लूट आर फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ठीक है। SGLT
या हम बोल सकते हैं ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, नॉट ग्लूट। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है ह्यूमन में वो 2 प्रकार के हैं, एक है ग्लूट, एक है SGLT, ठीक है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये बात ध्यान रखिएगा, बॉडी में ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सोडियम का होना ज़रूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। पहले इतनी चीज़ समझ लीजिए सारे बच्चे, क्लास चल रही है। हमारे ह्यूमन बॉडी में, हमारे शरीर की प्रत्येक सेल में ह्यूमन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मान लीजिए शरीर की सेल है, एक सेकेंड, अब थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम। देखिए ये हमारी सेल की क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, आपको पता है ये बाय लेयर है। बाय लेयर कैसे है, ऊपर फॉस्फोरस है, अंदर लिपिड है, ऐसे यहाँ भी फॉस्फोरस है और ये आपके लिपिड है, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, तो सबको पता है बाय लेयर है सेल मेम्ब्रेन, ये तो पता है। ये क्या है, फॉस्फोरस है ऊपर, नीचे क्या है, लिपिड है ना, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, इसको बाय लेयर बोलते हैं, मतलब डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसका क्या नाम है, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं सेल की, या फिर आप इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली, नॉट भित्ति, ठीक है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है वो आपके फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, लेसिथिन की बनी हुई है। फॉस्फोलिपिड कॉन्जुगेटेड लिपिड का एग्जांपल है, संयुग में लिपिड का एग्जांपल है। फॉस्फोलिपिड मतलब हमारी जो सेल की लेयर है वो फॉस्फोरस और लिपिड के साथ बनी हुई है। ये आपके ये आपके हाइड्रोफोबिक भी है और हाइड्रोफिलिक भी है, हाइड्रोफोबिक भी है, हाइड्रोफिलिक भी है। हाइड्रोफोबिक मतलब जिसे जल से डर लगता है, हाइड्रोफिलिक मतलब जिसे जल से प्यार है। तो जिसे जल से प्यार है वो पोर्शन तो जल में बाहर है, ये वाला फॉस्फोरस वाला, इधर भी जल है, आपके सेल के अंदर भी जल होता है, सेल के बाहर भी जल होता है। सेल के बाहर वाले जल को आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, सेल के बाहर का जो जल होता है। और सेल के अंदर जो है वो तो आपको पता ही है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो सेल के अंदर भी जल है, सेल के बाहर भी जल है। और लिपिड जो है वो आपके जल से डरते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो लिपिड बीच में होते हैं, लिपिड बीच में होते हैं, दोनों तरफ फॉस्फोरस होता है, ये फॉस्फोरस है, ये भी फॉस्फोरस है। तो अब मान लो ये ग्लूकोज आ रहा है, ये मेरा स्पाइकी ग्लूकोज आ रहा है, ये मेरा स्पाइकी ग्लूकोज है, ठीक है। अब इसे जाना है सेल के अंदर, क्या करें अब, कैसे जाए बताइए। ये सेल की मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर वाली डबल मेम्ब्रेन होती है, बायलेयर मेम्ब्रेन है ये। अब इसके अंदर जाना है, ऐसे कॉन्सेप्ट समझेंगे ध्यान से। ये सेल है, ठीक है, ये पूरा सेल है, सेल की ये लेयर है, ये डबल लेयर बायलेयर है ना। तो बायलेयर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर है। मैं अभी जल्दी जल्दी ऐसा बना देती हूँ, दोनों तरफ वो लगे हुए हैं आपके। आप बताइए, कुछ समझ में आ रहा होगा, जल्दी जल्दी बना दिया है, हालांकि ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, मैंने दिखाया है। दोनों तरफ फॉस्फोरस है, ये मेरा ग्लूकोज है, इसको जाना है इसके अंदर, सेल के अंदर जाना है। कैसे ये लेयर ये क्रॉस करे, कैसे ये लेयर ये क्रॉस करे और अंदर चला जाए, बताइए कैसे जाएगा, नहीं जा सकता। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बड़ा होता है, ठीक है, सेल से, और सेल के अंदर ग्लूकोज ऐसे इजीली नहीं जा सकता। तो इस सेल मेम्ब्रेन में आपके ग्लूकोज को अंदर पहुंचाने के लिए प्रोटीन्स लगे होते हैं, ऐसे ये प्रोटीन्स लगे होते हैं जगह जगह पे सेल पे, ये प्रोटीन्स लगे होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये प्रोटीन्स लगे होते हैं, ये ऐसे ऐसे। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स अपने अंदर से ग्लूकोज को जाने देते हैं, ऐसे प्रोटीन्स लगे होते हैं। ये प्रोटीन्स लगे हैं सेल की आपके मेम्ब्रेन पे, ये प्रोटीन्स लगे, ये ब्लू से बना है ये। अब ये प्रोटीन्स जो हैं ये इस ग्लूकोज को अपने अंदर से इसमें सेल के अंदर जाने देंगे। यहाँ से कोई चीज़ बाहर आनी है तो बाहर भी सेल से आने देंगे। इन्हीं को बोलते हैं ग्लूट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, जो ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने में हेल्प करते हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो प्रोटीन के बने होते हैं, ये इसको आप बोल सकते हैं कोई भी माध्यम, मीडियम, कोई भी चैनल। जैसे अब ये कैसे जाए बेचारा ग्लूकोज पार करके सेल के अंदर, तो ये एक माध्यम, एक मीडियम होते हैं, सेल की मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं, इन्हें हम प्रोटीन्स बोलते हैं। इसीलिए आपने प्रोटीन के फंक्शंस में पढ़ा होगा कि प्रोटीन हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटीन्स
ट्रांसपोर्टेशन में न्यूट्रिएंट्स के हेल्प करते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रोटीन का चैप्टर खोलिएगा, प्रोटीन के चैप्टर में आज जब उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे, ये तो सबको पता होता है कि वो शरीर के ऊतकों की देखभाल करता है, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, लेकिन प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट होने में सेल में हेल्प करता है। यही देखिए ट्रांसपोर्टेशन है। ये ग्लूकोज यहाँ से अंदर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरा स्पाइकी, ठीक है, सेल के अंदर आ जाएगा, और फिर सेल के अंदर आ जाएगा तो सेल इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगी, ग्लाइकोलाइसिस चला पाएगी। इन प्रोटीन्स की वजह से ये प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स को सेल में ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करते हैं। तो जो ग्लूकोज को सेल में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं उन्हीं प्रोटीन्स को बोलते हैं ग्लूट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। क्या बोलते हैं? ग्लूट बोलते हैं। जो प्रोटीन ये प्रोटीन जो है इन्हें आप चैनल बोलते हैं। चैनल समझते हैं ना, जैसे एक नदी के ऊपर पुल बना दिया जाता है, नदी पार नहीं कर सकते आप, नदी के ऊपर पुल बना दिया, भाई पुल से चले जाओ। या आपने मेट्रो सिटीज़ में देखा होगा, इस सड़क को पार करने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए ऐसे पुल बना देते हैं, चलो इस पर से निकल जाओ। क्या मेट्रो सिटी नॉर्मल्स भी बने होते हैं? तो ये पुल क्या है? ये एक माध्यम तो है, एक साधन तो है, एक माध्यम तो है आपको इस रास्ते से उस रास्ते पहुंचाने का, सड़क के इस पार से उस पार पहुंचाने का। नदी का पुल एक माध्यम तो है नदी पार करने का। ऐसे ही ये माध्यम है, ये मीडियम्स हैं, ये चैनल्स हैं, ये मीडियम है, एक माध्यम है। जैसे संदेश पहुंचाने का माध्यम होता है टेलीफोन, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा माध्यम है यूट्यूब, ठीक है। ऐसे ही सेल के अंदर ग्लूकोज को पहुंचाने का ये जो प्रोटीन है ये माध्यम है, ये मीडियम बोले जाते हैं, मीडियम है ये, ठीक है। ये बने किसके होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं। ये कहते हैं आजा ग्लूकोज, तुम सेल की इस जो खतरनाक ये जो सेल का स्ट्रक्चर है, ये फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है, इसमें से नहीं जा पा रहे हो, कोई बात नहीं, तुम हम में से निकल जाओ। भगवान ने प्रत्येक सेल पर ये प्रोटीन्स लगा के, ऐसे चैनल्स लगा के भेजे हैं प्रत्येक सेल पर। ये चीज़ मैं आपको हजारों बार दिखा चुकी हूँ, इसका इमेज, ठीक है। ये ग्लूकोज को अंदर जाने देते हैं। तो जो ग्लूकोज को अंदर जाने देते हैं ना, सेल में जाने देते हैं या बाहर आने देते हैं, उन्हीं को हम ग्लूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूट। इनका नाम हो गया ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होने में इधर से उधर, उधर से इधर आने में हेल्प करें, वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं। उन प्रोटीन्स को हम ग्लूट के नाम से जानते हैं। हमारी बॉडी में 1 से 14 नंबर तक ग्लूट पाए जाते हैं, ग्लूट पाए जाते हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 प्रकार के होते हैं, अभी मैंने बता दिया आपको। एक SGLT होता है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। एक ग्लूट होते हैं, सिंपल ग्लूट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। जहां सोडियम यूज हो जाता है ग्लूकोज को अंदर लाने के लिए और बाहर ले जाने के लिए, जहां पे सोडियम की जरूरत पड़ जाती है, उसे SGLT बोलते हैं। आपके इंटेस्टाइन में SGLT पाया जाता है, मैंने ये चीज़ पढ़ाई है आपको मेटाबॉलिज्म में। इंटेस्टाइन में सोडियम हेल्प करता है ग्लूकोज को इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने में। समझ में आ रहा है? इंटेस्टाइन की विलाइज में एब्जॉर्ब होने में, इंटेस्टाइन में विलाइज हैं, फोल्ड्स विलाइज हैं, उसमें एब्जॉर्ब होने में SGLT हेल्प करता है। तो 1 से 7 तक SGLT पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, और 1 से 14 तक, 1 to 14 तक ग्लूट हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। दैट इज ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4, ग्लूट 5, ग्लूट 6, ग्लूट 7, ग्लूट 8, ग्लूट 9, ग्लूट 10, ग्लूट 11, ग्लूट 12, ग्लूट 13, ग्लूट 14। 14 तक हमें नहीं पढ़ने, 4-5 ग्लूट आपको इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन लिख लीजिए अपने एग्जाम में कि कहाँ पर कौन सा ग्लूट पाया जाता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ग्लूट क्या है। ग्लूट क्या है? जो ग्लूकोज को, ये सेल बनी हुई है, इसमें अंदर जाने में हेल्प करे, ठीक है, या बाहर आने में हेल्प करे, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करे, सेल के अंदर बाहर आने में, सड़क के इस पार से उस पार जाने में, उन प्रोटीन्स को, उन चैनल्स को, उन माध्यम्स को हम ग्लूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूट बोलते हैं। जैसे कलकत्ता में गंगा नदी पे हावड़ा ब्रिज बना है, भाई गंगा नदी पे कलकत्ता में बना है तो उसका नाम हावड़ा ब्रिज है, कहीं और बना होगा तो उसका कोई और नाम होगा। ऐसे सेल पे इस प्रोटीन का नाम है ग्लूट 1, किसी और जगह पाया जा रहा होगा तो उसे ग्लूट 2 बोल देंगे। ब्रेन में पाया जा रहा है तो ग्लूट 1 है, लीवर में पाया जा रहा है तो वो ग्लूट 2 है, ठीक है। या कौन सा है लीवर में? हाँ, ग्लूट 2 है। तो बस यही हम पढ़ेंगे। कलकत्ता में पाया जा रहा है गंगा नदी पे पुल तो हावड़ा ब्रिज है, कहीं और पाया जा रहा है बनारस में, इलाहाबाद में, तो उसका दूसरा नाम होगा पुल का, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बस सिंपल सी चीज़ है। तो अब आप लिखेंगे कुछ ग्लूट्स के नाम,
ग्लूकोज को जो ट्रांसपोर्ट करने में सेल के अंदर हेल्प करते हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स दो प्रकार के होते हैं, SGLT, जहां सोडियम यूज़ हो जाए ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कराने में वो SGLT होता है, और जहां डायरेक्ट ग्लूकोज बिना सोडियम के अंदर बाहर आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ओनली ग्लूट होते हैं। तो आप लिखेंगे ग्लूट 1, ग्लूट 2, 1 से 14 तक पाए जाते हैं ग्लूट ह्यूमन बॉडी में। हम 3-4 की ही बात करेंगे, इंपॉर्टेंट। तीसरा लिखिए ग्लूट 3, फिर लिखिए ग्लूट। अब मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी कॉन्सेप्ट है जो आपके अभी भी समझ में नहीं आया होगा, या आपको लग रहा होगा आहा बहुत टफ है, बहुत ऊपर जा रहा है हमारे तो दिमाग से, बहुत क्या मरी दैया क्या पढ़ा रही है मैम, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप कभी ज़िंदगी में समझ पाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा ईजी तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता, या आपको कहीं ऐसे मिलेगा भी नहीं कि आप समझ लें इतनी ईजिली। ठीक है, और मैं समझा रही हूँ क्योंकि ये NCERT में गिवन है 12th क्लास में। ठीक, क्या है ग्लूट 1? ग्लूट क्या होते हैं? जो कि आपके सेल पे लगे हुए ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो सेल में ग्लूकोज को जाने देते हैं। ये मेरा ग्लूकोज है, ये सेल में जा पा रहा है, ये सेल इसको खा पाएगी, इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगी, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस कर पाएगी। तो ग्लूट 1 आपके ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन में, प्लेसेंटा में पाया जाता है, प्लेसेंटा में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है, RBC में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है ग्लूट 1। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स है, ब्रेन की सेल्स है, प्लेसेंटा है। ठीक है, इन सब में आपके ग्लूट 1 पाया जाता है। ग्लूट आसानी से ट्रांसपोर्ट होकर के बाहर से सेल के अंदर आ जाता है। ठीक है, सेल के अंदर बाहर से आ जाता है, आसानी से ट्रांसपोर्ट होकर, सेल की लेयर को पार करके नहीं आ सकता था, कोई बात नहीं, भगवान ने ऐसे माध्यम चैनल बना के भेज दिए हैं, इनके अंदर से निकल के जो ग्लूकोज है वो आसानी से सेल के अंदर आ जाते हैं। तो ग्लूट 1 आपके ब्रेन में पाया जाता है, प्लेसेंटा में पाया जाता है, RBC में पाया जाता है। ग्लूट 2 आपके लिवर में पाया जाता है, इसका नाम है लिवर में पाया जाता है। मैंने बोला ना, अब जैसे कलकत्ता में आपके हावड़ा ब्रिज है गंगा नदी के ऊपर, भैया कहीं और कोई सा ब्रिज बना होगा, है ना, कोई और भी ब्रिज बना होगा, एक ब्रिज मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो खैर कोई बात है। ग्लूट 2 आपके लिवर में पाया जाता है, बीटा सेल्स में पाया जाता है, पेनक्रियास की बीटा सेल्स में पाया जाता है, पैनक्रियास की बीटा सेल्स में पाया जाता है, जो कि इंसुलिन को बीटा सेल जहाँ से आपके इंसुलिन निकलता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जहाँ से आपके इंसुलिन निकलता है, ग्लूट पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ग्लूकोज इज रिस्पॉन्सिबल, इंसुलिन को बाहर निकालने के लिए भी बीटा सेल से ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, बस ध्यान रखिएगा। बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। नेक्स्ट लिखिए किडनी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी में भी पाया जाता है। किडनी, देखो हमारे पास 2 किडनी होती हैं, ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, ग्लूट 2 किडनी में होता है। हालांकि लीवर तो एक ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी एक ही है, लेकिन फिर भी ग्लूट 2 इसमें पाया जाता है। और देखो ब्रेन एक है हमारे पास, प्लेसेंटा एक ही बनता है जीवन में, है ना, तो ग्लूट 1 ब्रेन में और प्लेसेंटा में पाया जाता है। और RBC रेड ब्लड सेल्स भी एक ही प्रकार की हैं, कोई हज़ारों प्रकार की RBC तो हमारी बॉडी में है नहीं, WBC के प्रकार है, तो RBC में भी ग्लूट 1 पाया जाता है। कुछ निमोनिक्स बना के आप याद रख सकते हैं। ग्लूट 3 लिखेंगे आप स्टूडेंट्स, ये भी ब्रेन में है, ये भी ब्रेन में है ना, ये भी ब्रेन में है। ग्लूट 4 में लिखिए एडिपोज टिश्यूज़, जो कि जहाँ पर आपके फैट की फॉर्म में वो एडिपोज टिश्यू, जहाँ पे आपके मसल्स में आपके ये एडिपोज टिश्यूज़, इसमें आपके ग्लाइकोजन की फॉर्म में या ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाता है एडिपोज टिश्यूज़ में। एडिपोज टिश्यूज़ में ग्लाइकोजन की फॉर्म में तो लीवर में होता है, एडिपोज टिश्यूज़ में आपके ग्लूकोज स्टोर हो जाता है ना। और आपके इसके अलावा ग्लूट 4 पाया जाता है हार्ट में और स्केलेटल मसल में, हार्ट में, हृदय में आपके, एंड स्केलेटल मसल में, स्केलेटल मसल में। ठीक, समझ में आया। ग्लूट 5 लिखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, ग्लूट 5 भी पाया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, 6 मीटर 7 मीटर 5-6 मीटर लंबी है। और ग्लूट 7 लिखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल का एक पार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ हेपाटोसाइट्स, लिवर की सेल्स, लिवर्स की सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, हेपाटोसाइट्स में ये पाया जाता है। क्या? ग्लूट 7। कितने ग्लूट पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में? 1 to 14। हमने केवल 7 ही पढ़े हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका फंक्शन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट से।
ग्लूट क्या है? ग्लूट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अरे भगवान हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैम क्या बोल रही हैं, मैम क्या पढ़ा रही हैं, अच्छा MBBS का पढ़ा रही हैं मैम, ओके ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये MBBS की पढ़ाई है, ये नॉर्मल सी पढ़ाई है, बहुत ही नॉर्मल सी पढ़ाई है। ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं पहुंच जाता, क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बड़ा है भाई, वो सेल के अंदर नहीं घुस पाता। तो सेल में आपके ऐसे प्रोटीन्स लगे होते हैं, पूरी सेल में जगह जगह प्रोटीन्स लगे होते हैं। वो प्रोटीन एक माध्यम का कार्य करते हैं ग्लूकोज को बाहर से अंदर आने में सेल में, या सेल से कोई चीज़ बाहर जानी है तो भी वो हेल्प करते हैं कि हम में से होकर के निकल जाओ। तो जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं सेल के अंदर, उन्हें हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर शॉर्ट फॉर्म में ग्लूट बोलते हैं। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 2 प्रकार के पाए जाते हैं, SGLT सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। जहां सोडियम का भी यूज हो जाए ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट होने में, उसे SGLT बोलते हैं। वो 1 से 7 पाए जाते हैं, ठीक है। और जहां डायरेक्टली ग्लूकोज निकल जा रहा है, सोडियम की ज़रूरत नहीं है, उसे ग्लूट बोलते हैं। आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने जो भी टॉपिक समझाने थे वो समझाए आपको। मैंने आज आपसे मूफा और पूफा की बात करी है। दोनों में से स्वस्थ वसा कौन सी है? तो मूफा है। क्या रीजंस है? मूफा का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, पूफा का मेल्टिंग पॉइंट अकॉर्डिंग टू मूफा कम है। मूफा और पूफा दोनों ही बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा अमाउंट में पूफा ले लेते हैं तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देते हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसी वजह से पूफा को जो है वो अच्छा वसा नहीं माना गया है, मूफा को अच्छा वसा माना गया है, हेल्दी वसा माना गया, हेल्दियर, ठीक है, हेल्दियर स्वस्थकर वसा माना गया है। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से इसेंशियल वसा कौन सी है, तो वो पूफा है, जो कि आपके एर्किडोनिक है, लिनोलेइक है, लिनोलेनिक है, APA है, DHA है। ओके, ओमेगास की बात हम पहले भी कर चुके हैं। मिथाइल एंड से पढ़ेंगे, कार्बन की काउंटिंग करेंगे तो ओमेगा 1, 2, 3, और अगर आप कार्बोक्सिल एंड से पढ़ेंगे तो डेल्टा 1, 2, 3 से पढ़ेंगे। हमेशा ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है या ओमेगा 9 है, तो ओमेगा कहाँ पर है? 3 to 4 के बीच में है। लेसर नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी बिगर नंबर से रिप्रेजेंट नहीं करते। ओमेगा 3 की बात हो रही है तो बॉन्ड 3 और 4 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में नहीं है। अगर 2 और 3 के बीच में होता तो आप ओमेगा 2 से उसको रिप्रेजेंट करते। ये मैं बात पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और आपके मेडिटेरेनियन डाइट कौन सी थी? मेडिटेरेनियन डाइट जो है बहुत ही हेल्दी डाइट है। उसमें जो स्पेशली जो फैट सोर्स है वो ऑलिव ऑयल है, उसका यूज़ किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ में हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, ठीक है। उसका पिक्चर मैं भेज दूंगी। फिर हमने बात करी ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू की, जो कि मैंने आपको बता दी थी, फैट की 9.75, जो कि नहीं है, जो कि है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू। फिजियोलॉजिक वैल्यू 9 किलो कैलोरी पर ग्राम है फैट की। और इसके अलावा हमने बात करी वाई फ्रक्टोज हैज़ लो GI एंड ग्लूकोज हैज़ हाई GI। ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई इसलिए है, 100 इसलिए है क्योंकि शरीर की प्रत्येक सेल ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर पाती है, स्पेशली ब्रेन सेल्स एंड आपके जो मस्कुलर सेल्स है। फ्रक्टोज का यूज़ बॉडी की हर एक सेल नहीं कर पाती है, मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है, केवल लिवर करता है, ठीक है। और फिर हमने ग्लूट्स के बारे में जाना कि ग्लूट क्या है। ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में, सेल के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ग्लूट जो है वो प्रोटीन के बने होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रोटीन का फंक्शन है कि प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा अपना। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को हाईलाइटेड कर लीजिए, एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चंस, एंड डेफिनेटली आपको हेल्प मिला होगा और आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, होम साइंस प्लैनेट के नाम से है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। अपना ध्यान रखिए एंड ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। बाय गाइस।